नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल के वंशागति के नियम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने संकर पूर्व संकरण और टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण संकरण के बारे में पढ़ा था। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है कृपया देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वंशागति के नियमों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए इस तरह की आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप हमें क्या सुधार करना चाहिए ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो के अंदर क्वालिटी सही है या ये भी बता सकते हैं, नहीं है तो भी बता सकते हैं। कोई अपनी तरफ से सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंडल के वंशागति के नियम की। तो ये जो नियम है ये दो नियमों पर आधारित है। एक तो होता है एक संकर संकरण का नियम, एक संकर संकरण पर आधारित नियम। दूसरा है द्विसंकर संकरण पर आधारित नियम। ठीक है, तो एक संकर संकरण पर आधारित दो नियम है, एक तो है प्रभाविता का नियम, एक है विसंयोजन का नियम। जबकि द्विसंकर संकरण पर है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। ठीक है, तो एक तो एक संकर संकरण पर आधारित नियम है, दो नियम है वो प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का। इसी प्रकार द्विसंकर संकरण पर आधारित है सिर्फ एक नियम जो कि है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो दोस्तों एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण क्या होता है, तो अगर आपको नहीं पता तो हमने इस पर भी वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर से देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिक पढ़ने वाले हैं सिर्फ प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। हम आगे आने वाली एक वीडियो के अंदर बात करेंगे, अगली वीडियो होगी वो इन दोनों के ऊपर होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम बिल्कुल सिंपल सा नियम है। ये कहता है कि लक्षणों का निर्धारण कारक नामक इकाइयों से होता है। कारक जोड़ों के रूप में होते हैं। ठीक है, तो कारक को आगे चलकर जीन कहा गया था, मेंडल ने क्या कहा था, कारक या फैक्टर कहा था। कारक क्या होते हैं, जोड़ों के रूप में होते हैं। यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक यानी एक फैक्टर दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और एक दूसरा अप्रभावी। मतलब कारक क्या होते हैं, जोड़ों के रूप में होते हैं। इसके समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण लेता हूँ। ये है कारक। अब ये कारक दोनों आपस में क्या है, समान है। ठीक है, समान है इसलिए कोई अप्रभावी और प्रभावी वाली कंडीशन नहीं है। लेकिन यदि मैं ये लिख दूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये कौन सी है, विषम युग्मनज स्थिति है। इसमें दोनों कारक क्या हैं, असमान है। तो ये जो कारक होगा, आपको पता है लंबा लक्षण बोने पर क्या होता है, प्रभावी होता है। तो ये प्रभावी हो जाएगा और ये अप्रभावी हो जाएगा, ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है, यानी एक लक्षण प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी होगा। F2PD में लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 आता है। इसका कारण प्रभाविता के नियम द्वारा समझाया जा सकता है। F1PD में केवल प्रभावी लक्षण ही अभिव्यक्त होते हैं। प्रभाविता के नियम का निरूपण। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, देखिए आप। तो 3:1 नियम 3:1 आता है लक्षण प्रारूप अनुपात F2PD में। ठीक है, इसका कारण हम इस नियम के द्वारा समझाएंगे, देखिए कैसे समझाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ लिखा है मैंने लंबे पौधे और एक तरफ लिखा है बौने पौधे। लंबे पौधे हैं समयुग्मनजी, बौने पौधे भी है समयुग्मनजी। इनका क्रॉस करवाया, ये बन गई F1PD, जो हमने पहले वाली वीडियो में भी बात करी थी। जब हमने एक संकर संकरण पढ़ा था वहाँ पर भी बात करी थी। यहाँ टी लंबा, टी कैपिटल टी लंबा, स्मॉल टी बोने पर क्या है, प्रभावी है। अर्थात यहाँ 100% लंबे पौधे हैं। लेकिन अब इसका ही स्वपरागण कराते हैं तो F2PD ये प्राप्त होती है हमें। ठीक है, तो F2PD में जब हमने क्रॉस करवाया तो यहाँ पर 3:1 प्राप्त होता है। अनुपात क्या प्राप्त होता है F2PD में, ऊपर पढ़ा है अभी हमने, 3:1 प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है देखिए, एक पौधा क्या है, बोना और 3 क्या है, लंबे। तो
3 लंबे 1 बौना 3:1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रभाविता के नियम का निरूपण। ठीक है, अब और कुछ बातें प्रभाविता नियम से जुड़ी हुई वो भी पढ़ लेते हैं। अब प्रभाविता के नियम में लक्षण प्रारूप अनुपात हमने निकाल लिया कि 3:1 आता है, लेकिन अब जीन प्रारूप क्या आएगा? जीन प्रारूप में हमने देखा जैसे कि पीछे एक पौधा पूरी तरीके से लंबा है, 2 पौधे विषम युग्मनजी लंबे हैं, यानी एक पौधा तो कुछ इस फॉर्म में है कैपिटल टी में, और 2 पौधे क्या है इस फॉर्म में है। अभी हमने पहले देखा था, नहीं देखा तो वीडियो पॉज करके बैक करके ध्यान से देख लें। इस प्रकार है 2 पौधे और एक है इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग कंडीशन में, ऐसी स्थितियां हैं 2, ऐसी स्थिति है 1, ऐसी स्थिति है 1। ठीक है, तो अनुपात क्या आ जाएगा? 1:2:1। F2PD में 75% पौधे लंबे हैं, अर्थात प्रभावी लक्षण वाले, जबकि 75% पौधे क्या है? प्रभावी लक्षण वाले, जबकि 25% पौधे बौने यानी अप्रभावी लक्षण वाले हैं। मेंडल ने प्रभाविता नियम के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक पौधों व जंतुओं पर संकरण प्रयोग किए। जैसे कोरेंस एक साइंटिस्ट थे, कार्ल कोरेंस इनको कहा जाता है। कार्ल कोरेंस ने मटर व मक्का के पौधों पर प्रयोग किया। सेरेमिक ने भी मटर के पौधों पर प्रयोग किया। किस लिए? प्रभाविता के नियम का मूल्यांकन के लिए। ठीक है, एक साइंटिस्ट है टोयामा ने रेशम कीट पर कई प्रयोग किए। रेशम कीट के ऊपर कई प्रयोग किए। रेशम के जो कि शहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है रेशम कीट, उस पर कई प्रयोग किए और निष्कर्ष रिजल्ट निकाला उसने निकाला कि जीवों में अनेक प्रभावी और अप्रभावी युग्म विकल्पी होते हैं। सामान्यतः जीवों के शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक जीन अप्रभावी होते हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार के हानिकारक जीन पाए जाते हैं जो कि अप्रभावी होते हैं। अगर वो प्रभावी हो जाएंगे तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। जैसे कि देखिए, मनुष्य में जड़ बुद्धि का आना, हीमोफीलिया, मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग के जीन अप्रभावी होते हैं। अतः प्रभावी जीनों की उपस्थिति में ये रोग अभिव्यक्त नहीं हो पाते। अगर प्रभावी जीन वहाँ पर नहीं होंगे तो ये अभिव्यक्त हो जाएंगे और हमारा शरीर क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रभाविता का नियम। पूरी डिटेल में हमने पढ़ा, इससे लंबी डिटेल नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो आप देख के बताइएगा, कुछ चीज़ मुझसे मिसिंग है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ये प्रभाविता का पूरा नियम मैंने पढ़ा दिया है, इससे डिफरेंट कुछ नहीं आता। ठीक है, पूरा याद करके जाएं, MCQ सॉल्व करें, आपका ये नियम क्लियर है। अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम और विसंयोजन के नियम की बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।